नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम बुद्धि एवं व्यक्तित्व से संबंधित एमसीक्यूज करेंगे, जो कि हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्तित्व को मापने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है। कौन सा अप्रत्यक्ष है बताना है। तो प्रक्षेपी तकनीक, आत्म प्रतिवेदन माप या फिर अनुसंधानिक तकनीकें। तो देखिए, इसमें जो प्रक्षेपी तकनीक है ये अप्रत्यक्ष है। तो कैसे, जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसके अनुसार हमारे व्यक्तित्व का जो अधिकांश भाग है, हमारे व्यक्तित्व का अधिकांश भाग है वह किससे निर्धारित होता है, हमारे अचेतन प्रक्रियाओं से निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होता है, अचेतन प्रक्रियाओं से निर्धारित होता है, जिसका अध्ययन करके हम क्या करते हैं, प्रक्षेपी तकनीक द्वारा व्यक्तित्व का मापन करते हैं। और ये क्या होता है, एक अप्रत्यक्ष तरीका है। इसके अलावा आत्म प्रतिवेदन और अनुसंधानिक तकनीक, ये दोनों ही प्रत्यक्ष तरीके हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र गुणात्मकता है। किसका कथन है। तो जो ये कथन है आपका, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र गुणात्मकता है, ये कथन आपका हो जाएगा वुडवर्थ का। ठीक है। किसका कथन है, तो वुडवर्थ। इसके अलावा गिलफोर्ड का भी याद रखिए। गिलफोर्ड का कहना क्या है कि हम जो व्यक्तित्व है, हम व्यक्तित्व को क्या कर सकते हैं, शील गुणों मतलब जो व्यवहार करने का तरीका है, तो हम व्यक्तित्व को क्या कह सकते हैं, शील गुणों का एक संकलित नमूना कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, शील गुणों का एक संकलित नमूना कह सकते हैं, इनका कथन है। दूसरा ऑलपोर्ट है यहाँ पास ऑप्शन में। तो ऑलपोर्ट का कहना क्या है, याद रखेंगे कि व्यक्तित्व हमारे मनोदैहिक तंत्र, क्या मनोदैहिक तंत्र का गतिशील संगठन है। मनोदैहिक तंत्र का क्या है, गतिशील संगठन है। कौन, व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व याद रखेंगे, पूरा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पास व्यक्तित्व क्या है, मनोदैहिक गतिशील, और क्या है, गतिशील संगठन है। उसके पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक शील गुणों का, ये भी क्या कहता है, शील गुणों का एक संकलित नमूना है। ठीक है, नमूना मतलब मॉडल है। ठीक है, संकलित मॉडल है। तो इसके रूप में हमको इसको क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। किसको, व्यक्तित्व को। एक मनोदैहिक क्या है, और ये हो जाएगा आपका व्यक्ति के मनोदैहिक तंत्र का गतिशील संगठन, जो कि शील क्या हो जाएगा आपका, शील गुणों के संकलित मॉडल के रूप में आपका कहा जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, मैकडूगल मनोवैज्ञानिकों के नाम है पूरे, है ना। मैकडूगल ने संवेग के कितने प्रकार बताए हैं। संवेग को आप इमोशन से जोड़ सकते हैं। ठीक है, संवेग मतलब क्या है, इमोशन, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो मैकडूगल ने कितने प्रकार बताए हैं, याद रखेंगे 14 प्रकार बताए हैं इन्होंने। ठीक है, कितने बताए हैं, 14। इसमें आपका याद रखिए 14 गिन लेंगे आप। ठीक है, भय, क्रोध और वात्सल्य मतलब समझ रहे हैं आप। ठीक है, भय, क्रोध, वात्सल्य, जो बच्चों के लिए प्रेम होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वात्सल्य। घृणा, ठीक है, वात्सल्य, घृणा, करुणा, आश्चर्य, ये सभी इन्होंने बताए हैं। ठीक है, आश्चर्य, आत्महीनता, आप काउंट कर लेंगे कितने हो रहे हैं, 14 हो जाएंगे। ठीक है, आत्महीनता, आत्माभिमान, ठीक है, आत्म अभिमान, और इसके अलावा एकाकीपन, ये भी क्या है, संवेग का ही प्रकार है। कामुकता, ठीक है, संवेग का प्रकार है। भूख, ये भी संवेग का प्रकार है। अधिकार भावना भी क्या है, संवेग का प्रकार है। कृति भाव, ये भी संवेग है। और आमोद क्या है, ये भी संवेग का प्रकार है। संवेग इमोशन का पर्यायवाची है। ठीक है, तो टोटल 14 प्रकार बताए हैं किसने, मैकडूगल ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिभागी से सीधे उसके बारे में विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तरों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। उपरोक्त प्रक्रिया में व्यक्तित्व का मापन किस विधि से किया गया। तो देखिए, ये एक प्रकार से इंटरव्यू है। ठीक है, साक्षात्कार है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रश्न पूछा उसी व्यक्ति से और उसके ही बारे में पूछा जा रहा है, और उसके उत्तरों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। तो एक प्रकार से इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किस तकनीक में आता है, ये आ जाएगा आत्म प्रतिवेदन की माप। ठीक है,
आत्म प्रतिवेदन माप में आ जाता है। इसमें क्या होता है, आत्म प्रतिवेदन माप में व्यक्ति के अनुभव, व्यक्ति का जो भी अनुभव है, ठीक है, और उसकी जो भी धारणा है उस पर निर्भर करती है ये क्या, आत्म प्रतिवेदन माप। उसका जो भी अनुभव है उसी पर डिपेंड करेगा, जो उसकी धारणा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और दूसरा, ये जीवन के इतिहास पर भी डिपेंड करता है, हमारे जीवन का क्या इतिहास रहा है, हमारे जीवन मतलब हम क्या करते हैं, प्रश्नावली का किस प्रकार से उत्तर देते हैं, साक्षात्कार और आत्मकथा, इसके आधार पर ये आत्म प्रतिवेदन की माप क्या करता है, कार्य करता है। और ये क्या है, व्यक्तित्व के मापन का एक प्रक्रिया है, ठीक है। फिर आगे देखिए, व्यक्तित्व किससे संबंधित है, तो व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो ये पर्सोना से संबंधित है, ठीक। इसकी किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, पर्सोना शब्द से उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और ये कौन से भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखेंगे, ठीक है। लैटिन भाषा का शब्द है पर्सोना, इसी से क्या हुआ है, पर्सनैलिटी का जो निर्माण हुआ है शब्द का, ठीक है। पर्सोना का मतलब क्या होता था, मुखौटे को बोलते थे, ठीक है। किसको बोलते थे, मुखौटे को बोला जाता था, जिसे अपने मुख पर रूप सज्जा को बदलने के लिए रोमन नाटकों में प्रयोग किया जाता था। रोमन नाटकों में जो मुखौटा लगाया जाता था, उन मुखौटों को क्या बोलते थे, पर्सोना बोलते थे। और उस मुखौटे के आधार पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो नाटक में जो रोल है उसका अंदाज़ा लगाया जाता था। इसलिए पर्सोना को हम पर्सनैलिटी से जोड़ते हैं, ठीक है, और इसी से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक। फिर अगला देखिए, थर्स्टन मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, उनके अनुसार बुद्धि का प्राथमिक कारक है। प्राथमिक कारक कौन सा है, तो याद रखेंगे, इनके अनुसार तर्क शक्ति ही बुद्धि का क्या है, प्राथमिक कारक है, ठीक है। फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत बुद्धि का परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का आशय है। देखिए नाम से स्पष्ट है, ठीक है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण मतलब एक बार में एक व्यक्ति का परीक्षण करना, ठीक है। एक बार में एक ही व्यक्ति के बुद्धि का परीक्षण क्या है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। एक एक करके सबका बुद्धि परीक्षण करेंगे तो व्यक्तिगत है, समूह में तो व्यक्तिगत नहीं होगा, है ना। और केवल बालकों या केवल बालिकाओं से संबंधित नहीं है ये, अगर व्यक्तिगत है तो ये सभी से संबंधित है, लेकिन एक एक करके, तो ऑप्शन ए यहाँ पास सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था, जो बुद्धि एवं व्यक्तित्व का पिछला वीडियो है उसमें भी हमने स्टैनफोर्ड बिने के परीक्षण का चर्चा किया हुआ है, ठीक है। तो ये बुद्धि के परीक्षण का क्या है, मापन करता है। और सबसे पहला बुद्धि परीक्षण का है इन्होंने दिया है सिद्धांत, है ना। स्टैनफोर्ड बिने का जो सिद्धांत है वो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण है, याद रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा याद रखेंगे कि इन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण जो स्टैनफोर्ड बिने का है, इन्होंने 1905 में विकसित किया था, ठीक है, याद रखेंगे इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक बच्चे में दूसरे के इरादों, एक बच्चे में क्या, दूसरे के इरादों और इच्छाओं को समझने की क्षमता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। मतलब अगर बच्चा किसी के मनोभाव को समझ रहा है तो वह बुद्धि के किस रूप को दर्शाती है। तो यहाँ पास देखेंगे ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को दर्शाती है, याद रखेंगे, अंतर्वैयक्तिक है, ना कि अंतरावैयक्तिक, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक है, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मुख्य पहलू 5 वर्ष की आयु तक विकसित होते हैं, ठीक है, और पूरे समय तक अपरिवर्तित रहते हैं। आप परिवर्तित नहीं, ये अपरिवर्तित है, ठीक है। यह किस विद्वान की अवधारणा है, तो ये याद रखेंगे, ये किसका है, फ्रायड का जो है अवधारणा है। इनके अनुसार व्यक्तित्व का जो विकास है वो 5 चरण मॉडल पर विकसित होता है। 5 चरण मॉडल इन्होंने दिया, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, व्यक्तित्व विकास का 5 चरण मॉडल, जो कि प्रथम 5 वर्ष की आयु तक विकसित होते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक चरण से आप क्या करेंगे, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में अगर आपको जाना है तो आपको पहले स्टेज में क्या करना होगा, सक्सेस होना पड़ेगा। यहाँ की जो संघर्ष है उसको सफलतापूर्वक क्या करना होगा, हल करना होगा, तभी आप दूसरे और तीसरे में जा सकते हैं। जो दूसरा और तीसरा चरण है, 5 चरणों में से जो सभी चरण हैं, तो आप एक एक करके ही जा सकते हैं, एक से सीधा 5वें चरण में नहीं आ सकते हैं। और हर एक चरण का जो संघर्ष होगा उसको हल किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा है, किसने, फ्रायड ने। इन्होंने कि कौन सा मॉडल दिया, तो 5 चरण मॉडल, याद रखेंगे, ठीक है, किससे संबंधित है, फ्रायड से। इसके बाद अगला क्वेश्चन,
फ्रायड के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्वों की संख्या कितनी है? तो इन्होंने 3 बताया है इसकी संख्या, ठीक है। प्राथमिक संरचनात्मक तत्वों की संख्या इन्होंने 3 बताया है। ये 3 संरचनात्मक तत्व कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे इदम, ठीक है। इदम या इसी को ईड भी बोला जाता है, ठीक है। इदम या फिर ईड भी कहा जाता है। इसके अलावा अहम, इसके अलावा अहम, और अहम के बाद परा अहम, ठीक। इसके अलावा परा अहम। तो इदम, अहम और परा अहम, ये 3 आपको याद रखने हैं। इदम मतलब क्या होता है? तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। तो इदम मतलब होता है व्यक्ति की मूल प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत। ये क्या है? हमारी मूल प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। हमारी जो मूल ऊर्जा स्रोत है वो क्या है? इदम है। ये क्या करता है? हमारी आवश्यकताओं को और आवेगों को बढ़ाता है, ठीक है। आवश्यकताओं को प्रदर्शित करता है और आवेगों को, आवेग मतलब हम जो क्रियाएं करते हैं, ठीक है, तो उनको बढ़ाता है। और ये क्या करता है? हमारी आवश्यकताओं को हमसे मतलब परिचित कराता है। और इदम के अनुसार जब इदम का विकास होता है तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति ये करता है कि वो अपनी आवश्यकताओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरी करने की कोशिश करता है, वो भी किसी भी परिस्थिति में। किसी भी परिस्थिति कहने का मतलब उसे नैतिकता और मतलब किसी भी बात का डर नहीं, वो केवल अपनी आवश्यकता पूर्ति करना चाहता है, ठीक है। उसे बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं। ये होता है इदम। इसका अगला स्टेज होता है अहम, ठीक है। अगला स्टेज ही क्या होता है? अहम। ये इदम से ही विकसित होता है। किससे विकसित होता है? इदम से ही विकसित होता है। लेकिन ये आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है और किस स्तर पर करता है? धरातल के स्तर पर, मतलब वास्तविकता के स्तर पर। मतलब ये क्या करेगा? धरातल वास्तविकता में किस प्रकार से उसे पूरा किया जा सकता है, ठीक है, तो जिससे कि आपको नुकसान भी ना हो। ये काम कौन सा करता है? अहम करता है, ठीक है। तो ये याद रखिए अहम के बारे में केवल कि धरातल के स्तर पर या वास्तविकता के स्तर पर क्या करता है? आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। इसके बाद आता है परा अहम। सबसे अहम है ये सर, ठीक है। परा अहम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अहम है। तो परा अहम क्या करता है? इसमें नैतिक तत्व भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाते हैं? नैतिक तत्व भी शामिल हो जाते हैं। कैसे नैतिक तत्व? जैसे अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है, किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो क्या है? इदम को दर्शा रहा है। और आवश्यकता की आप पूर्ति करना चाह रहे हैं, वह अहम को दर्शाता है। लेकिन आवश्यकता की पूर्ति में जब आप नैतिकता को जोड़ देते हैं, जब क्या करेंगे आप? नैतिकता को जोड़ देते हैं, तो वो आपका परा अहम हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर कोई बच्चा मान लीजिए क्या करना चाह रहा है? दुकानदार के दुकान में क्या देखा उसने? टॉफ़ी देखा, ठीक है। एक बच्चा क्या करता है? दुकान में टॉफ़ी देखता है, उसे वह खाने की इच्छा हुई। ये क्या है? इदम, ठीक है, इदम है। लेकिन वह उसे पैसे उसके पास हैं, उससे वह लेना चाहता है, ठीक है। इदम उसको क्या कहेगा? इदम उसको बोलेगा कि इसको उठा के भाग जाओ, ठीक है, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी है। अहम क्या बोलेगा? अहम बोलेगा उसके पास जो भी पैसा है उससे वो ले ले। लेकिन परा अहम उसको क्या बोलेगा? कि उसे उसकी मम्मी से या पिता से पूछकर, अर्थात अपने बड़ों से पूछकर वह लेना चाहिए, जिससे कि वह किसी भी प्रकार से दंड का भागी ना हो, ठीक है। तो ये होता है क्या? परा अहम, जिसमें नैतिकता भी शामिल हो जाती है। फिर अगला देखिए, फ्रायड का कौन सा व्यक्तित्व प्राथमिक संरचनात्मक तत्व सुखेप्सा सिद्धांत से संचालित होता है? तो सुखेप्सा सिद्धांत मतलब उसको केवल सुख चाहिए, ठीक है, उसको केवल सुख की धारणा है, किसी भी प्रकार से हो। जैसा मैंने बताया, बच्चे के मन में क्या आया? टॉफ़ी खाने की इच्छा आई, वही क्या है? आपका सुखेप्सा सिद्धांत है। मतलब इदम को शो कर रहा है ये यहाँ पास, ठीक है। और परा अहम मैंने अच्छे से समझाने का कोशिश किया है, और इसके अलावा अहम भी हमने चर्चा कर लिया है। तो अब यहाँ पास कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड ने चेतना के कितने स्तर बताए हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे फ्रायड ने चेतना के 3 स्तर बताए हैं। कौन कौन से? तो याद रखेंगे फर्स्ट आपको हो जाएगा चेतन, ठीक है। चेतना के 3 स्तर जो आप लोगों को शायद पता होगा मेरे ख्याल से। तो चेतन, पूर्व चेतना और इसके अलावा अचेतन। चेतन और अचेतन तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा, ठीक है। चेतन मतलब जिसके अंतर्गत चिंतन या फिर जो भावनाएं हैं, चिंतन या फिर भावनाएं और जो क्रियाएं हैं,
वो सभी क्या होते हैं, उसके प्रति लोग जागरूक होते हैं। ऐसे चिंतन, ऐसे भावनाएं या फिर ऐसी क्रियाएं जिसके प्रति लोग जागरूक होते हैं, मतलब उनको पता होता है कि ये हम करने वाले हैं, या फिर कहा जाए तो सीधे सीधे हमारे वश में होते हैं ये, ठीक है। तो ऐसे चिंतन और क्रियाएं क्या कहलाते हैं, चेतन क्रियाएं कहलाते हैं, ठीक है। फिर पूर्व चेतना, तो पूर्व चेतना ये हम किसे कहते हैं, तो वे मानसिक क्रियाओं, उन मानसिक क्रियाओं को कहते हैं जिनके प्रति लोग तभी जागरूक होंगे जब क्या होगा, जब वे उन पर सावधानी पूर्वक ध्यान देते हैं, ठीक है। तभी जागरूक होंगे जब वे सावधानी पूर्वक ध्यान दे रहे हैं उस चीज़ पर, तभी उस पर जागरूक होंगे। और अचेतन, इसके बारे में ध्यान रखिए कि इसके बारे में लोग जागरूक ही नहीं होते, इसके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि हमारे जो अचेतन मस्तिष्क है उसमें क्या चल रहा है, वही है, ठीक है। उसी को हम अचेतन बोल रहे हैं, चेतना का स्तर जो है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जागरूक नहीं होते कि हमारे मन में क्या चल रहा होता है, ठीक है, अचेतन मन में। तो ये हो गया आपका चेतन, पूर्व चेतना और अचेतन। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, व्यक्तित्व के अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दो प्ररूप विज्ञान को किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया। तो याद रखेंगे यह वर्गीकरण युंग के द्वारा किया गया। इसका स्पेलिंग भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसका स्पेलिंग JUNG ही लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। युंग ये क्या है, इन्होंने वर्गीकरण किया अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ठीक है। अंतर्मुखी मतलब जो केवल अपने आप में खुश हैं, ठीक है, बाकी लोगों से उन्हें उतना मतलब नहीं होता। और ये क्या करते हैं, सामाजिक नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। मतलब अंतर्मुखी कहने का मतलब क्या है, वे स्वयं ही सोचते रहेंगे और ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं होगा स्वयं। और अब इनका जो मस्तिष्क है वह भी बहुत तेज़ काम करता है, ठीक है। मतलब अंतर्मुखी कहने का मतलब वो कई प्रकार से सोच पाते हैं, लेकिन सामाजिक नहीं होते, अधिक सामाजिक नहीं होते। सामाजिक तो खैर पूरे मनुष्य हैं, लेकिन अधिक सामाजिक नहीं होते हैं, ठीक है, ये अंतर्मुखी। और इसके जस्ट विपरीत हो जाएगा बहिर्मुखी, इन्हें लोगों से मिलना पसंद होता है, ये सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं, ठीक है। तो ये बहिर्मुखी हैं और कई प्रकार से सोच पाते हैं। अंतर्मुखी ये आत्मकेंद्रित होते हैं, ठीक है। इसे किसने बांटा है, युंग ने बांटा। इसके बाद सेल्डन ने, इन्होंने 3 प्रकार में बांटा है व्यक्तित्व को, ठीक है, लेकिन इन्होंने शारीरिक आधार पर व्यक्तित्व बांट दिया। जैसे गोलाकृतिक, 3 प्रकार आपके हो जाएंगे। पहला गोलाकृतिक, फिर आयताकृतिक, ठीक है, आयत की आकृति में, और फिर लंबाकृतिक, ठीक है। ये 3 आकार में इन्होंने बांटा और शारीरिक आधार पर क्या किया, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, ठीक है। और देखिए ये जो गोलाकृतिक इन्होंने बोला, गोलाकृतिक मतलब ये क्या होंगे, जिनका शरीर गोल होगा, जो गोल मटोल होंगे, कहने का मतलब थोड़े बहुत मोटे होंगे, उनको क्या बोल रहा है, स्वभाव से शिथिल बोल रहा है। ये हमेशा क्या होंगे, स्वभाव से शिथिल होंगे, लेकिन हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। शिथिल होंगे और सामाजिक रूप से मिलनसार होते हैं। ये क्या होंगे, जो गोलाकृतिक होंगे वो सामाजिक रूप से मिलनसार भी होंगे। आयताकृतिक में इन्होंने कहा कि ये क्या होंगे, फिट होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और साहसी भी होते हैं। और लंबाकृतिक ये कुशाग्र बुद्धि वाले, कुशाग्र बुद्धि मतलब तेज बुद्धि वाले होंगे, ठीक है। कुशाग्र बुद्धि वाले कलात्मक और अंतर्मुखी होंगे, ये अंतर्मुखी होंगे, ठीक है। इससे पहले गोलाकृतिक क्या है, बहिर्मुखी थे, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, हिप्पोक्रेट्स इन्होंने क्या किया, 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। इन्होंने 4 भागों में बांट दिया, कौन कौन से, उत्साही, श्लेष्मिक और विवादी, और चौथा आ जाएगा यहाँ पास कोपशील। ये 4 व्यक्तित्व में किसने बांटा, तो हिप्पोक्रेट्स में बांटा, आपको याद रखना है, ठीक है। 4 प्रारूपों में इन्होंने वर्गीकृत किया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या किस गुण के व्यक्तित्व प्रारूप विज्ञान से परिभाषित है। व्यक्तित्व प्रारूप विज्ञान से परिभाषित है, तो ये देखिए यहाँ पास याद रखना पड़ेगा आपको, रजस से संबंधित है, ठीक है। जो हमारे ग्रंथों में बताया जाता है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। तो सत्व, रजस, तमस, ये 3 गुण होते हैं, त्रिगुण बोला जाता है इन्हें। तो सत्व किससे संबंधित होता है, ध्यान रखेंगे कौन कौन से, मैं जो भी अभी बोलूँगा हो सके तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सत्व मतलब क्या होता है, इन्हें स्वच्छता पसंद होती है, ठीक है। ये स्वच्छता में होते हैं, स्वच्छता, सत्यवादिता इनके भाव में होता है, सत्यवादिता, ठीक है। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप ध्यान देंगे,
सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठा, अनासक्ति या विलग्नता जिसे बोलते हैं, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन, अनुशासन भी किस में आता है, सत्वगुण में आता है, सत्वगुण में आता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पास ईर्ष्या तो रजस गुण में आ गया। ईर्ष्या के अलावा देखते हैं रजस गुण में और कौन कौन से हैं। तो इसमें तीव्र किया मतलब इनमें धैर्य की कमी होती है। इंद्रिय तुष्टि की इच्छा मतलब उन्हें कुछ भी अगर उनका मन किया तो वो उस चीज़ की प्राप्ति करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो भोजन हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है। तो इंद्रिय तुष्टि की इच्छा बोलते हैं, ठीक। असंतोष, असंतोष भी होता है इन्हें बहुत अधिक, और मतलब जिनमें भी रजस गुण पाया जाएगा उन्हें असंतोष होगा, ठीक। और इसके अलावा ईर्ष्या भी हमने यहाँ पास देख लिया, ईर्ष्या भी क्या है। और इसके अलावा लास्ट याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण भौतिकवादी होंगे, भौतिकवादी, जो सामने दिखेगा उसी पर विश्वास है, ठीक है। और सिर्फ तत्काल के सुख पर इनका क्या होता है, दृष्टिकोण वहाँ पास अवधारित होता है, ठीक है। इसके बाद तमस, तमस क्या है, तो तमस याद रखेंगे सबसे जो घृणित गुण है कहा जाए तो तमस में आ जाता है आपका क्रोध, क्रोध मतलब जो नहीं होना चाहिए वो है तमस, ठीक है। अंधकार, जिसके अंधकार इसका पर्यायवाची भी हो जाएगा। तमोगुण सबसे खराब माना गया है, ठीक है। तो क्रोध, घमंड, अवसाद ये सभी क्या हैं, तमोगुण में आते हैं। आलस्य, आलस्य भी तमोगुण है, ठीक है, याद रखेंगे। और असहायता की भावना ये सभी आ जाते हैं तमोगुण में। अगला क्वेश्चन है फ्रीडमैन एवं रोजनमैन के अनुसार टाइप ए के व्यक्तित्व वाले लोगों में होती है। तो यहाँ पास देखिए रोजनमैन और फ्रीडमैन इन दोनों ने क्या किया, टाइप ए और टाइप बी में व्यक्तित्व को इन्होंने बांटा, ठीक है। और टाइप ए वाले में होती है धैर्य की कमी। टाइप ए के व्यक्तित्व में क्या होगी, धैर्य की कमी होगी। और धैर्य की कमी के साथ साथ इन्हें लगेगा कि इनके पास समय की कमी का क्या होगा, इनको अनुभव होगा, समय की कमी का अनुभव होता है इनको, ठीक है। उतावलापन होता है, यानी कुल मिला के धैर्य की कमी ही सबसे महत्वपूर्ण है, उतावलापन, ठीक है। ये हो गया आपका टाइप ए। तो टाइप बी क्या है, टाइप बी वो है जिसमें टाइप ए नहीं है, ठीक है। टाइप ए नहीं है वही क्या है, टाइप बी, मतलब वो धैर्यवान होंगे सरल शब्दों में कहा जाए तो, ठीक है। इसके बाद टाइप सी और टाइप डी में भी लोगों ने बांट दिया, ठीक है। और भी मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने टाइप सी में भी बांटा और टाइप डी में भी बांट दिया, ठीक। तो टाइप सी में क्या होता है, इनका व्यक्तित्व होता है सहयोगशील, मतलब सहयोग की भावना होती है, ठीक है। ये विनीत होते हैं, धैर्यवान होते हैं, धैर्यवान होंगे, इनको बोला गया टाइप सी, ठीक। और मॉरिस ने बताया है ये टाइप सी, ये टाइप सी किसने बताया, मॉरिस ने बताया, ठीक। इसके बाद टाइप डी, तो टाइप डी ये याद रखिए अवसाद के प्रति जागरूकता होती है, ठीक है, अवसाद के प्रति जागरूकता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व का 5 कारक मॉडल, ये पंच कारक मॉडल है, ठीक है, पंच कारक मॉडल है। 5 कारक मॉडल किसने दिया, तो व्यक्तित्व का 5 कारक मॉडल जो दिया पॉल कॉस्टा ने दिया, ठीक है। पॉल कॉस्टा और एक और व्यक्ति हैं रॉबर्ट मैक्रे, रॉबर्ट मैक्रे, इन दोनों ने मिलकर 5 कारक मॉडल दिया। 5 कारक मॉडल के जो, और याद रखेंगे इसके अलावा फ्रायड ने 5 अवस्था दिया है, ठीक है। तो याद रखेंगे 5 अवस्था सिद्धांत किसने दिया, फ्रायड ने, जबकि 5 कारक मॉडल पॉल कॉस्टा और रॉबर्ट मैक्रे ने दिया है, ठीक है। तो पॉल कॉस्टा का जो और रॉबर्ट मैक्रे का 5 कारक मॉडल है, इसमें कौन कौन से आते हैं 5 कारक, तो देखिए पहला कारक है अनुभवों के लिए खुलापन, अनुभवों के लिए खुलापन, बहिर्मुखता, यानी बहिर्मुखता मतलब समझ गए, जो बाहरी सोच रखते हैं, सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं, ठीक है। इसके बाद सहमतिशीलता, सहमतिशीलता और तंत्रिका ताप, लास्ट आता है अंतर्विवेकशीलता, ठीक है। अंतर्विवेकशीलता ये क्या होती है, ये सभी 5 कारक मॉडल हैं, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्यष्टि या वैयक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया, तो व्यष्टिक या वैयक्तिक जो मनोविज्ञान सिद्धांत है ये दिया है एडलर ने, ठीक है। इनका कहना है कि व्यक्तिगत लक्ष्य ही क्या होता है, हमारा जो व्यक्तिगत लक्ष्य होगा वही क्या होती है, हमारी अभिप्रेरणा का स्रोत होता है, सही कहा है इन्होंने, ठीक है।
हमारा जो भी व्यक्तिगत लक्ष्य होगा वही हमारी अभिप्रेरणा का क्या होता है, स्रोत होता है। ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे जो एरिक फ्रॉम है, एरिक फ्रॉम, इन्होंने कहा कि मनुष्य मूलतः सामाजिक प्राणी मानते हुए इन्होंने क्या किया, मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना है मूल रूप से, और इन्होंने मानवीय महत्व को बताया है। मानवीय महत्व या फिर मनुष्य सामाजिक प्राणी है बोला जाए तो कौन, किसने कहा है, एरिक फ्रॉम ने कहा है। ठीक है। इसके बाद एरिक एरिक्सन, दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। एरिक एरिक्सन, इन्होंने अनन्यता की खोज की है, अनन्यता की खोज की है। ठीक, अनन्यता मतलब होता है आइडेंटिटी इंग्लिश में बोला जाए तो। ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा ये बुद्धि एवं व्यक्तित्व का टॉपिक ये समाप्त होता है। ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि हॉस्टल वार्डन या फिर अन्य किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के संबंधित टॉपिक होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।